कोई और ट्रांसपोर्ट नहीं जी कर जी। सकता है। रेल ट्रांसपोर्टेशन में आप देखेंगे एक छठा एक 1/6 एनर्जी की जरूरत होती है। और यदि आप आज देखेंगे कि रोड ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक ट्रकिंग की बात हो रही है, तो इलेक्ट्रिक ट्रकिंग में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यह है कि यदि आप भारी माल ज्यादा दूरी के डिस्टेंस पे लेके जाना चाहते हैं तो आपकी बैटरी जो है उसका वजन बढ़ते जाता है। तो टेयर टू ग्रॉस रेशियो एक जो माना जाता है उसमें हमेशा इलेक्ट्रिक ट्रकिंग में प्रॉब्लम है। इसके कंपैरिजन में यदि आप रेल ट्रांसपोर्ट में देखेंगे तो रेल ट्रांसपोर्ट में ऊपर से जो लगी हुई तारें हैं उसमें से बिजली आएगी और उसके कारण आपको अपनी बिजली साथ में ले जाने की जरूरत नहीं है। उस कारण एनर्जी एफिशिएंसी और कार्बन फुटप्रिंट दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से रेल ट्रांसपोर्ट का कोई मुकाबला नहीं है। और यदि रेल ट्रांसपोर्ट जिस एरिया में नहीं पहुंचा है वहां पे यदि आप पहुंचा देंगे तो एक ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेट है, वो अर्बन एरियाज में भी होती है और नेशनल फुटप्रिंट में भी होती है। यदि ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट हम देखेंगे तो भारतीय बजट का हमेशा ये फोकस रहा है कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हो। और जैसे आपने कहा था, पूछा था कि इंटीग्रेशन के बारे में, तो एक लॉजिस्टिक्स डिवीजन जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में बनी हुई है उनके लीडरशिप में रेल, रोड और पोर्ट, ये तीनों सेक्टर साथ में एक इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कोशिश में जारी है। और लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट का के अलावा भी ये इन तीनों मिनिस्ट्रीज का, रेलवे मिनिस्ट्री, शिपिंग एंड पोर्ट मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, इन तीनों का हमेशा प्रयास ये रहा है कि हम लोग इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट करें। क्योंकि रेल ट्रांसपोर्ट जैसे ओशन ट्रांसपोर्ट होता है, रेल ट्रांसपोर्ट कंप्लीट ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, उसके फर्स्ट माइल और लास्ट माइल के लिए आपको रोड ट्रांसपोर्ट जरूरी है। और इस दिशा में जो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन, भले वो पैसेंजर्स का हो या माल भाड़े का हो, ये मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन का जो गोल है, हमारा लक्ष्य है, वो पाने के लिए हम लोगों को हमारा जो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मॉडिफाई करके, लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करके, स्विचिंग स्टेशंस डेवलप करके बहुत कंट्रीब्यूशन की जा सकती है। और मुझे लगता है कि इस बजट में इसके ऊपर जरूर जरूर एम्फेसिस दिया जाएगा। एक सवाल जो है ये भी सबके सामने आता है, सबके जहन में आता है, पहले रेल बजट और आम बजट अलग अलग पेश किया जाता था। अब कुछ बरसों से रेल बजट समाहित कर दिया गया है आम बजट के साथ, उसका लाभ मिला है रेल सेक्टर को? मेरे हिसाब से तो इससे ज्यादा लाभ रेलवे सेक्टर को और किसी को इकोनॉमिक डिसीजन से नहीं मिला। यदि 2017 तक की आप बात देखेंगे तो 2017 तक रेल बजट अपना अपना अलग बजट बनाया जाता था और एक आर्म्स लेंथ डिस्टेंस पे रेल बजट को माना जाता था। रेल में होने वाला निवेश जो है वो रेलवे सेक्टर से बनने वाला जो सरप्लस है उसी से किया जाएगा, ऐसी एक उम्मीद थी। लेकिन जैसे जैसे रोड ट्रांसपोर्टेशन का बेनिफिट हम लोगों को लॉजिस्टिक सेक्टर में दिखाई पड़ना शुरू हुआ, मेरे ख्याल से 2017 में जो ये इस सरकार ने जो एक अहम कदम उठाया था जिसमें रेल बजट को जनरल बजट में इंक्लूड किया गया था, तब से यदि आप देखेंगे पिछले 5 साल देखेंगे तो पिछले 5 साल में जो सरकारी निवेश में बढ़ोतरी आई है और इसके अलावा रेल सेक्टर में काम करने वाले जो निजी उद्योग है उनके बिजनेस में आई हुई यदि आप बढ़ोतरी देखेंगे, उनका सिर्फ शेयर प्राइस देखिए आप, उसी बेसिस पे आप पता कर सकते हैं कि इन सब कंपनियों पे कितनी उम्मीद टिकी हुई है। और मेरे ख्याल से यदि हम लोग इन निजी उद्योगों को चालना देने वाला, प्रोत्साहन देने वाला यदि इन्वेस्टमेंट अपना प्रिंसिपल यदि रखेंगे तो मेरे ख्याल से निवेश इन सेक्टर, रेल सेक्टर में आने वाला प्राइवेट सेक्टर का जो निवेश है वो बढ़ेगा और उस हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन का जो डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन है उसे बढ़ोतरी मिलेगी। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है रेल सेक्टर। और आपने कहा कि जिस तरीके से समावेश हुआ है, समाहित किया गया है रेल बजट को आम बजट के साथ, वो एक महत्वपूर्ण बदलाव के तौर पर सामने आया है। 2 विशेषज्ञ मेहमान और जुड़ गए हैं हमारे साथ हमारे मित्र हैं प्रवीण खंडेलवाल, MP बन गए हैं, और प्रीति हमारी सहयोगी भी जुड़ गई हैं। प्रीति, हमारे साथ डॉक्टर सब्यसाची साहा जी भी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सब्यसाची जी। प्रवीण जी, आपके साथ हम लोगों ने बजट को लेकर बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं, ये पहला बजट होगा सांसद बनने के बाद, आप संसद के भीतर वो बजट पेश होता हुआ देखेंगे, क्या कुछ आपके मन में चल रहा है?
देखिए, देश के एक साधारण से व्यापारी के लिए ये बड़े गौरव की बात है कि आज जब मैं बजट देखूंगा तो मैं संसद के लोकतंत्र के उस उतने बड़े मंदिर में एक सदस्य के रूप में बैठूंगा। और मुझे लगता है कि ये जो बजट आज प्रस्तुत होने वाला है, अगर मैं उसको कल आर्थिक सर्वेक्षण जो प्रस्तुत किया वित्त मंत्री जी ने, अगर मैं उसके परिप्रेक्ष्य में देखूं तो मुझे लगता है कि देश में व्यापार और उद्योग के लिए कुछ नई संभावनाएं बजट में आने की बहुत उम्मीद है। पूरे देश का व्यापारी वर्ग भी देख रहा है और हम लोग भी उत्सुकता से बजट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन वो उम्मीदें क्या हैं जो लगी हुई हैं व्यापारियों की? और दो तीन चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत की बात लगातार कही है और 2047 तक भारत विकसित होगा, तो उसके लिए एक रोड मैप मैं समझता हूँ कि आज के बजट में ज़रूर घोषित किया जाएगा, जिसमें व्यापार के लिए, उद्योग के लिए नए अवसर देश में किस प्रकार से बनाए जाएं। इसके अलावा हमारा एक्सपोर्ट कैसे बढ़े। कल अगर हम आर्थिक सर्वेक्षण की बात करें तो आर्थिक सर्वेक्षण में प्राइवेट सेक्टर, पीपीपी और एग्रीकल्चर पर विशेष जोर दिया गया है कि इन पर ध्यान दिया जाना जरूरी है। और यदि इन तीनों सेक्टर पर ध्यान दिया जाता है तो एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम हमारे देश की है एम्प्लॉयमेंट की, काफ़ी हद तक वो एम्प्लॉयमेंट सॉल्व होगी। और जब पूरा फोकस इन तीन सेक्टर पर रहेगा तो बाज़ार में पैसा आएगा, कैपिटल का इन्फ्यूज़न होगा, तो वो कैपिटल जो आएगा वो वापस बाज़ार में रोटेट होगा। तो इस तरीके से जो फाइनेंस की प्रॉब्लम है वो भी काफ़ी हद तक सॉल्व होगी। मोटा मोटा ऐसा बजट में लगता है। सब्यसाची जी, हमने जो देखा आर्थिक समीक्षा, उसमें जो सुनहरी तस्वीर जीडीपी के तौर पर हमें देखने को मिली 8.2%, लेकिन जो अपेक्षित है वो 6.7% से 7% तक लगाई गई है। वो इतना फ़र्क क्यों? देखिए, इकोनॉमिक सर्वे में कल जो बताया गया है कि ये कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स हैं जी, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी का जो अभी सिचुएशन है उसको ध्यान में रखते हुए हमारा ये कंजर्वेटिव एस्टिमेट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, आप लगातार देख ही रहे हैं, पिछले साल हमने जब G20 का समिट यहाँ पे किया और अभी पूरे G20 देशों में अगर आप देखा जाए तो भारत का स्थिति बहुत ही अच्छा है इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके। इट इज़ वन ऑफ फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। तो इसका कई महत्व है। अभी चाइना से लेके यूएस से लेके यूरोप के काफ़ी सारा देश अभी इकोनॉमिक ग्रोथ का जो सिचुएशन हमारे सामने है उतना ब्राइट नहीं है। और एक तरह से देखा जाए तो ये जो अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए है कई मायनों में, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी का जो रेजिलियंस है, इस पे जो ट्रस्ट है इन्वेस्टर्स की, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक डायमेंशन है जो आगे चल के हमें जो रेजिलियंस हम बोलते हैं इकोनॉमी को, ये शॉर्ट टू मीडियम टर्म में ये बढ़ेगा, ये घटेगा नहीं, क्योंकि हमारा जो इंटरनल कैपेसिटीज़ है, डोमेस्टिक मार्केट है, स्किल्स का अवेलेबिलिटी है, लॉजिस्टिक्स का इम्प्रूवमेंट है, चारों तरफ जो हमने जो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट का हम बात कर रहे हैं उसमें ये रेजिलियंस साफ दिखने को मिलता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन हमारा काफ़ी बड़ा है। तो ये सब के मुद्दे नज़र हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमी का जो ग्रोथ है इसका ये आगे चल के वी हैव अ ब्राइटर प्रॉस्पेक्ट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। बस ये इकोनॉमिक ग्रोथ को हम अपने डेवलपमेंट के लिए कैसे काम में लाएं, ये हमारा मुद्दा है। डॉक्टर सब्यसाची, ऐसे तमाम बातें आपने कही कि बहुत अच्छे संकेत भी मिल रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे के ज़रिए, और जो बात कही गई वो हम जब 2024-25 के आखिरी तिमाही देखेंगे तो हम कोविड पूर्व की स्थिति में तब तक लगभग पहुंच जाएंगे, जबकि दुनिया भर को लेकर जो कयास हैं वो यही दिखते हैं कि 3% से कुछ ज़्यादा उनकी विकास दर रहने वाली है। बड़े फैक्टर्स क्या हैं जो भारत के पक्ष में काम कर रहे हैं, जो दुनिया के लिए उस तरह से काम नहीं कर रहे, और इन फैक्टर्स को देखते हुए क्या लग रहा है कि बजट में फिर फोकस और किस दिशा में जाएगा? क्या दिशा सही है, इसीलिए इस तरह के अनुमान जो है वो पूरी दुनिया जता रही है भारत को लेकर? बिल्कुल, क्योंकि ये हमें दोबारा मैं बताऊंगा, जो रेजिलियंस के फैक्टर्स हैं, हमारे यहाँ पे बड़ा देश है, मार्केट काफ़ी बड़ी है, लेकिन वो सिर्फ काफ़ी मतलब सफिशिएंट नहीं है, हमारे पास स्किल्स भी हैं, इनोवेशन में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। अब कल पेटेंट डेटा भी आया है कि इतने कई सालों में हमने जो एक लिपफ्रॉग किया है इनोवेशन इंडिकेटर्स में, पेटेंट अभी लाख भर ग्रांट ईयरली जा रहा है, तो इसमें हम देखा जाए तो स्किल्स, इनोवेशन, यूथ, ये सारा कुछ लेके हमारा जो एक होलिस्टिक पिक्चर निकल के आता है,
इससे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, प्रेडिक्टेबिलिटी, गवर्नेंस का स्टेबिलिटी, रिफॉर्म्स का जो लगातार प्रयास, ये सब को देखते हुए जो इकोनॉमी का स्ट्रेंथ है वो बहुत मजबूत है इस वक्त। प्रवीण जी, ये जो जीडीपी के सुनहरे आंकड़े सामने आ रहे हैं उसके पीछे कृषि क्षेत्र का बहुत बड़ा हाथ माना जा रहा है, लेकिन दूसरे एक महत्वपूर्ण क्षेत्र की बात की जाए, सेक्टर की बात की जाए तो एमएसएमई माना जाता है बैकबोन है। एक मांग लगातार आती रही है कि एमएसएमई में से एम को थोड़ा सा अलग किया जाना चाहिए, क्योंकि माइक्रो इंडस्ट्री की अपनी कुछ डिमांड्स हैं, अपनी कुछ परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, उस पर उस तरीके से ध्यान नहीं दिया जाता। क्या समाहित रूप से ध्यान दिया जाए माइक्रो जो है इंडस्ट्री के सेक्टर पर भी? क्या उसके लिए भी कुछ विशेष प्रायोजन होगा इस बजट में होना चाहिए? देखिए, जहाँ तक उसकी डेफिनेशन का सवाल है तो एमएसएमई ही रहना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि माइक्रो की अगर हम बात करते हैं, देश में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो माइक्रो सेक्टर में काम कर रहा है, रिटेल में, इंडस्ट्री में, प्रोफेशन में और चीज़ों में। अगर हम उसको पॉलिसी सिस्टम से अगर उसको अलग करेंगे तो मुझे लगता है कि जो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी की हम लोग बात करते हैं वो कहीं ना कहीं डिफीट होगी। और अगर हम पिछले 5 साल के आंकड़े उठा करके देखें और अगर हम एमएसएमई की बात करें तो माइक्रो ने जिस लिहाज से प्रोग्रेस की है उसमें मुद्रा योजना का बहुत बड़ा योगदान है, विश्वकर्मा योजना का बहुत बड़ा योगदान है, स्वनिधि योजना का बहुत बड़ा योगदान है, लखपति दीदी का जो कॉन्सेप्ट है उसका बड़ा योगदान है। तो जब हम इन सारों को हिसाब से देखते हैं तो माइक्रो हमारा इकोनॉमी का रियल ड्राइवर है, क्योंकि वो अंतिम व्यक्ति से बात करता है और जो उससे ऊपर के लोग हैं वो मैन्युफैक्चर करते हैं। माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का बहुत बड़ा केंद्र है। तो एमएसएमई को तो हमें इंटैक्ट ही रखना पड़ेगा और उसके लिए जो पॉलिसीज़ हैं, हाँ ये ज़रूर है कि माइक्रो के लिए के पॉलिसीज़ कुछ थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती हैं, स्मॉल की कुछ, क्योंकि सबकी आवश्यकताएं अलग अलग हैं। तो एक ही पॉलिसी एम्ब्रेला में अगर हम अलग अलग वर्टिकल में करेंगे तो मुझे लगता है अच्छा होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के बजट में इस सेक्टर पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ऐसे मेरा मानना है। बिल्कुल, और इसीलिए एमएसएमई की जो परिभाषा थी हमने देखा कुछ समय पहले ही बदली गई। जो एम की बात अभी मेरे सहयोगी ने की है प्रतिबिंब में, उसमें मैं माइक्रो की जगह मीडियम को लेकर आना चाहूँगी, क्योंकि हम जानते हैं माइक्रो स्मॉल यूनिट्स की जब हम बात करते हैं तो करीब 99% एमएसएमई में उनकी हिस्सेदारी है, जबकि हम मीडियम इंडस्ट्रीज़ की जब हम बात करेंगे, डॉक्टर साहब मैं आपका भी इस पर कमेंट चाहूँगी, वो थोड़ा सा जूझती है लिक्विडिटी फ्लो के लिए। मैंने अभी आपसे कहा, अब ये तो हो नहीं सकता कि हर सेक्टर के लिए कोई अलग अलग मंत्रालय बनेगा। एमएसएमई का मंत्रालय है तो एमएसएमई के जो मैं मंत्रालय की बात नहीं कर रही थी, मैं उसी पर फोकस की बात कर रही थी। तो अगर एमएसएम ये 3 वर्टिकल है एमएसएमई के, अगर एम जो पहला एम है उसके लिए हम पॉलिसी के कुछ अलग मेजर्स ला सकते हैं, एस के लिए अलग ला सकते हैं, एम के लिए अलग। मैंने कहा कि तीनों सेक्टर की रिक्वायरमेंट अपनी अलग अलग है। अगर मान लीजिए हमारे माइक्रो वाले को तो कुल रोटेट करने के लिए चाहिए ही 5 लाख रुपए, और आसानी से मिल भी जाता है, वो कई योजनाओं से मिल रहा है। ये मोदी जी के आने के बाद में हुआ 10 साल के अंदर। तो मेरा अपना मानना है, लेकिन हमें कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से देखना पड़ेगा, तभी ये सारे सेक्टर इन टेंडम प्रोग्रेस करेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब। चरण सिंह जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीईओ हैं एग्रो फाउंडेशन के, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन आपने हाँ, ठीक है। हमारे साथ डॉक्टर सब्यसाची स्टूडियो में ही हैं और क्योंकि वर्चुअली जुड़ रहे हैं प्रोफेसर चरण सिंह। प्रोफेसर चरण सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एग्रीकल्चर को लेकर किस तरह की उम्मीदें? हम जानते हैं देश का सबसे मजबूत जो बैकबोन है वो एग्रीकल्चर है, सबसे मजबूत सेक्टर एग्रीकल्चर है और इसके जरिए सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट भी देश को मिलता है। इस बार बजट में किस तरह की उम्मीदें, खासतौर से तब मैं कहूँगी जब अनुमान काफ़ी जताए गए हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे बड़ी चिंता जो है वो मॉनसून को लेकर है कि अगर वो हमारे फेवर में रहता है तब हम इस आर्थिक विकास के साथ आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे में एग्रीकल्चर को लेकर आज बजट से किस तरह की उम्मीदें हैं?
प्रोफेसर साहब, आपके ऑडियो में कुछ दिक्कतें हैं, थोड़ी देर में हम फिर से कनेक्ट करेंगे और आपका रिएक्शन जानेंगे। तो कुछ ही पलों का समय, कुछ ही पल और बाकी हैं। 10:15 करीब करीब 10:15 का वक्त है। 45 मिनट बाद हम देखेंगे और बजट हम सबके सामने होगा। और उससे पहले तमाम जो उम्मीदें हैं उन पर चर्चा हो रही है, खासतौर से आर्थिक सर्वेक्षण ने जिस तरह की तस्वीर पेश की है, उसके बाद बजट किस तरह का रह सकता है, इसे लेकर भी तमाम कयास हैं। डॉक्टर साहा, एमएसएमई की क्योंकि हमने बात की थी, जो बात हो रही है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की, जैसा प्रतिबिंब ने भी कहा कि माइक्रो पे फोकस अलग हो, स्मॉल पे अलग, क्योंकि इनके चैलेंजेस अलग हैं। इनके बारे में जब हम बात करते हैं, मीडियम के सामने मैं कहूँगी दिक्कतें ज़्यादा हैं, क्योंकि उनको लिक्विडिटी फ्लो की, उनको पूंजी की, उनको लोन की थोड़े से पुश की और ज़रूरत है। तो ऐसे में इस सेक्टर में और किस तरह के क्या पॉलिसी चेंजेस भी हम देख सकते हैं इसमें लेके? देखिए, एमएसएमई सेक्टर जो हमारा है उसमें माइक्रो की बात अलग है, लेकिन जो उसमें थोड़ा मिसिंग मिडिल का भी हम काफ़ी दिन से चर्चा करते हैं कि माइक्रो है हमारे पास, मीडियम है, लेकिन एक बीच वाला जो एक स्केल है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो माइक्रो से ग्रो करके जो एंटरप्राइज है वो मीडियम या थोड़ा बड़ा नहीं बन सकते, क्योंकि वो पॉलिसीज को थोड़ा हमें उस तरह से देखना पड़ेगा कि ग्रोथ को भी हम फैसिलिटेट करें। हाँ, हेल्दी क्रेडिट ग्रोथ तो हुआ है, जो वर्किंग कैपिटल लिक्विडिटी के आप बात कर रहे हैं उसमें काफ़ी अभी सुधार आया है, लेकिन उसके साथ साथ जो सपोर्टिव पॉलिसीज़ हैं, एमएसएमई को इंडस्ट्रियल पॉलिसी के साथ जोड़ना है। इसलिए जोड़ना है क्योंकि अभी जो नए सेक्टर्स उभर के आ रहे हैं इकोनॉमी में, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हो गए, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स हो गए, आगे चल के काफ़ी सारा चीज़ यहीं पे मैन्युफैक्चरिंग का भी पॉसिबिलिटी है। अभी इसका जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ हैं, वर्टिकल इंटीग्रेशन के स्कोप है, एमएसएमई को उस वैल्यू चेन में हमें देखना पड़ेगा। और उसके लिए अभी से जो प्रिपेयर्डनेस चाहिए, उसका स्किल बिल्डिंग के तरफ हमें ध्यान देना है, उनके एम्प्लॉयज़ की डिजिटलाइजेशन की तरफ ध्यान देना है, तभी जाके ग्लोबल मार्केट में ये कम्पीट कर पाएंगे। तो उस तरह से हमें सिर्फ कैपिटल की नहीं, उनके अलग और भी जो रिक्वायरमेंट है स्किल की, डिजिटलाइजेशन की, पूरे इकोसिस्टम को हमें स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। एक रिक्वायरमेंट की अगर बात करें प्रवीण जी, तो लोन की रिक्वायरमेंट रहती है इस सेक्टर को और ज़्यादा सशक्त या मजबूत बनाने के लिए। पिछले दिनों हमने देखा कि जो हमारे बैंक हैं, बैंकिंग सेक्टर है, वो खासा मजबूत हुआ है, और इतना मजबूत हुआ है कि आरबीआई ने एक बड़ा अमाउंट सरकार को विकास के लिए दिया है। तो क्या लोन देने में थोड़ी सी रियायत बरती जाए, उसकी पॉलिसीज में थोड़ी सी जो है छूट दी जाए, वो उसकी भी मांग रहेगी और वो रिफ्लेक्ट करेगी इस बजट में? देखिए, निश्चित रूप से ये होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ मैं आपको एक बात ध्यान दिलाना चाहूँगा कि यदि आप देखें, आरबीआई के आंकड़ों को भी देखें, तो एमएसएमई सेक्टर में एनपीए नेग्लिजिबल है, कॉर्पोरेट सेक्टर में उसके पहलू दूसरे हैं। तो जिस सेक्टर में एनपीए नेग्लिजिबल है, अगर उस सेक्टर को आप फिनेंस से एम्पावर करते हैं तो वहाँ पर आपको ग्रोथ की गुंजाइश ज़्यादा दिखाई देगी। इसीलिए हालांकि अभी भी जो सरकार की नीतियाँ हैं, अभी हमारी पार्टी ने कहा कि हम मुद्रा योजना को 10 लाख से 20 लाख कर देंगे, तो ये वही कदम है जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं। हमें ये जो फाइनेंस का जो दायरा है इसको आगे बढ़ाना होगा, प्लस इजीली फैसिलिटेट कैसे हो जाए। अभी आपने ठीक कहा, बैंक मजबूत हुए हैं, लेकिन अगर बैंक जिस मजबूत है उसके प्रोपोर्शन में अगर देखें तो वो डिसबर्सल उतना नहीं है। तो बैंक घर घर पहुंचे, इस प्रकार की प्लानिंग करनी पड़ेगी। और वो जो एमएसएमई सेक्टर के लोग हैं वो भी उठ करके अपने ये फैसिलिटीज़ को लें, उसमें भी हमें तय करना पड़ेगा। अभी डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि पॉलिसी भी है, सेक्टर भी है, अवेयरनेस नहीं है उनके बीच में। इस तरीके की हमें अवेयरनेस कैंपेन चलाना होगा, एजुकेशन कैंपेन चलाना होगा, उनको बताना होगा कि ये फैसिलिटीज़ आपके लिए अवेलेबल है, आप इसको अवेल करें। बहुत स्थानों पर उनको टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत पड़ेगी, कुछ नॉलेज की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें उनके सिस्टम को अपग्रेड भी करना है, मॉडर्नाइज भी करना है, चाहे वो हमारा ट्रेड का सेक्टर हो या स्मॉल इंडस्ट्री का सेक्टर हो। तो मुझे लगता है कि पूरे कॉम्प्रिहेंसिव दायरे में अगर इसको सोचा जाएगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये काम निश्चित रूप से होगा। हम सब जानते हैं कि एमएसएमई सेक्टर इस सरकार की प्राथमिकता पर है, एंड आई एम श्योर कि दिस ईयर वी आर गोइंग टू डू सर्टेन इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर द एमएसएमई सेक्टर। बिल्कुल,
एक मेहमान और हमारे साथ जुड़ गए हैं, विनीत मित्तल जी जुड़े हुए हैं। चेयरमैन है CII टास्क फोर्स ऑन ग्रीन हाइड्रोजन एंड को चेयरमैन है वो CII नेशनल कमिटी ऑन रिन्यूएबल एनर्जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका विनीत मित्तल जी। विनीत जी, बजट से उम्मीदें, क्योंकि कुछ ही पल और है, जैसा हम कह रहे हैं बजट हमारे सामने होगा और रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर सरकार का फोकस लगातार पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा है। खासतौर से जब हम सोलर एनर्जी की बात करते हैं तो घर घर में सोलर एनर्जी पैदा हो, उसका इस्तेमाल हो, इसको लेकर भी फोकस हमने बहुत ज़्यादा देखा है। सबसे बड़ी ज़रूरत आज दुनिया को विकास के साथ साथ जो है वो क्लाइमेट के प्रति जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे लेकर भी, और भारत यही फोकस करता रहा है कि विकास तो हो, साथ ही साथ जलवायु को लेकर, एनवायरनमेंट को लेकर जो हमारी प्रतिबद्धताएं हैं वो भी हम पूरा करें। इस बजट में कितना बड़ा पुश आप एनर्जी सेक्टर में देख रहे हैं? एनर्जी सेक्टर में अगर आप देखिएगा तो जी आवाज आ रही है आपकी? भारतवर्ष में अभी ग्रोथ, आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही है और बहुत इको आ रही है। आपकी आवाज आ रही है विनीत जी, आप बोल सकते हैं, हम सुन पा रहे हैं आपको। आज एनर्जी क्षेत्र में बिकॉज इकोनॉमी जो है नॉमिनल ग्रोथ हमारी 11% से बढ़ रही है, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट 13 से 14% से बढ़ेगी और PLI स्कीम की वजह से बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आ रही हैं जिनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट भी सेम इंफ्रास्ट्रक्चर को मीट करनी है। इंडिया में जो है एनर्जी एडिशन के स्रोत के रूप में सोलर, विंड, पम्प्ड स्टोरेज और बैटरी अब राउंड द क्लॉक ग्रीन पावर, थर्मल पावर से सस्ता दे पा रही हैं। और भारत सरकार की बहुत अच्छी पॉलिसीज़ हैं जिसमें उनकी 4 नोडल एजेंसी हर साल 50,000 मेगावाट का नया टेंडर ला रही हैं और वो सारी एजेंसीज मिलके टेंडर्स करती हैं, पेमेंट सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं और प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में मदद करती हैं। अभी जो बिगेस्ट चैलेंज आ रहा है वो आ रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में फुल अलाइनमेंट नहीं होता ग्रीन एनर्जी को लेके, और बहुत सारे स्टेट अपने रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन को जो सेंट्रल गवर्नमेंट की रेगुलेशन भी है उसको मीट नहीं करते हैं और उनके रेगुलेटर उनको इन्फोर्स नहीं कर रहे हैं। लास्ट बजट में एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के अंदर में वो पावर BE के पास है एंड वी आर होपिंग कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक्शन लेगा स्टेट गवर्नमेंट्स पे जो RPO मीट नहीं कर रहे हैं। बट जो सबसे बड़ी बात है कि कि आज एनर्जी के क्षेत्र में भारत की डेमोग्राफिक्स की वजह से हमारी स्टोरेज कॉस्ट काफ़ी कॉम्पिटिटिव होती जा रही है। पम्प्ड स्टोरेज के थ्रू लगभग 10-12 स्टेट में हम पम्प्ड हाइड्रो प्रोजेक्ट लगा सकते हैं जो सोलर के द्वारा दिन में उनको एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी और वो पीकिंग पावर के लिए भी यूज़ हो सकते हैं और राउंड द क्लॉक ग्रीन पावर प्रोवाइड करने के लिए यूज़ हो सकते हैं। तो इस क्षेत्र में लगभग $1 ट्रिलियन की अपॉर्चुनिटी है। लेकिन क्या संभावना क्या देख रहे हैं बजट में, इसको कितना एड्रेस किया जाएगा? विनीत जी, बजट में कितनी संभावना देख रहे हैं इस सेक्टर को? मेरे को लग रहा है हम लोगों ने बजट में 3 चीज़ों का निवेदन किया है कि सप्लाई चेन जो है हमारी रोबस्ट और स्टेबल हो, उसके लिए PLI स्कीम एंसेलरी यूनिट्स पे लानी चाहिए। दूसरा, हम लोग की बजट से वो रिक्वेस्ट है कि जो 15% का स्टार्टअप मैन्युफैक्चरिंग में इनकम टैक्स स्कीम थी वो 2026 तक करी जाए, जिससे जो कोविड में मैन्युफैक्चरिंग डिले हुई है वो डिले का असर मैन्युफैक्चरिंग में ना आए। और तीसरी उम्मीद है कि कम से कम 1 लाख करोड़ ट्रांसमिशन के क्षेत्र में दिया जाए, बिकॉज बगैर ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर रोबस्ट बने ये सारे प्रोजेक्ट से पावर इवैक्यूएट नहीं हो पाएगा। तो ये 3 सबसे बड़ी उम्मीदें हैं बजट से कि बजट इन तीनों उम्मीदों को मीट करेगा। अगर प्रवीण जी बात करें क्लीन एनर्जी की, क्लीन एनर्जी में सौर ऊर्जा पर तो लगातार फोकस भी है, खासा काम भी हुआ है, इन्वेस्टमेंट भी हुआ है, लेकिन उसके जो कंपोनेंट्स हैं, उसके इक्विपमेंट्स हैं, वो थोड़े से महंगे होते हैं और शायद आयात किए जाते हैं दूसरे देशों से। MSME के लोगों से हमारा एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें उन्होंने कहा था कि हम ये भारत में निर्मित कर सकते हैं, इसका निर्माण भारत में किया जा सकता है, उसके लिए थोड़ा सा पुश की, थोड़ा सा सरकारी सहयोग की आवश्यकता होगी। तो क्या वो सहयोग
इस बजट में आपको लगता है निर्धारित किया जाए या किया जाना चाहिए? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट किया कि एनवायरनमेंट उनकी प्राथमिकता पर है, और जब वो अपनी प्राथमिकता की बात करते हैं तो उस सेक्टर को फैसिलिटेट भी किया जाना उनके ध्यान में है, मुझे पूरा उम्मीद है। प्रवीण जी, थोड़ा सा रोकना चाहेंगे, एक बहुत ही विशेष सूचना है। सूचना ये है कि कैबिनेट की बैठक चल रही है बजट को लेकर, और कैबिनेट की बैठक में जो मोहर लगेगी बजट पर, उसके बाद ही ये बजट पेश किया जाएगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक कैबिनेट की इस वक्त बजट को लेकर चल रही है। जी, बजट तो तैयार हो जाता है प्रतिबिंब, लेकिन लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि औपचारिकताएं तमाम होती है उसके पहले। राष्ट्रपति की जिस तरह से मंजूरी मिली, उसके बाद संसद भवन जाना, कैबिनेट की उस पर मुहर लगना, तो ये तमाम औपचारिकताएं हैं जो बजट संसद में पेश करने से पहले पूरी की जानी जरूरी होती हैं, और इसीलिए अब जो कैबिनेट की बैठक है उसमें भी मुहर लगेगी बजट पर। उसके बाद 11 बजे हम बजट को पेश होता देखेंगे। जी हाँ, महत्वपूर्ण औपचारिकताएं और प्रक्रियाएं, और ये प्रक्रियाएं लगातार चल रही हैं बजट पेश होने से पहले की। प्रवीण जी, तो मैं इस बात को कह रहा था कि निश्चित रूप से बजट में एनर्जी को लेकर के, रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के कुछ घोषणाएं अवश्य हो सकती हैं। इसी क्रम में मैं एक बात जरूर ध्यान देना चाहूँगा कि बायोमेथनॉल को अगर हम देश में इंट्रोड्यूस करते हैं तो उससे अभी हमारे देश में बायोमेथनॉल का भी प्रयोग लगभग ना के बराबर है, उसका जनरेशन भी नहीं हो पाता है। अन्य देशों में वो लगातार यूज़ हो रहा है, उसको भी अगर यूज़ किया जाए, मुझे लगता है कि बजट में इस तरीके के जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं उनके लिए कुछ ना कुछ बजट में ज़रूर रखा होगा आदरणीय वित्त मंत्री जी ने। लेकिन ये बात तय है कि बजट में एनवायरनमेंट निश्चित रूप से प्राथमिकता पर रहने वाला है। एक सेक्टर है कृषि की, बात जो है मेरी सहयोगी प्रीति ने की भी थी। हमारे सहयोगी दूसरे हमारे जो वर्चुअल गेस्ट हैं वो कनेक्ट नहीं हो पाए, उनसे एक सवाल था, मैं वो सवाल पूछ लूँ डॉक्टर साहब से। महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि कृषि का बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारी जीडीपी जो इतना सुनहरे अंकों में नज़र आ रही है, लेकिन उसमें एक चुनौती है। चुनौती इसलिए है कि उसको लगातार सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा एड्रेस तो किया गया, लेकिन उसकी गति उतनी नहीं बढ़ पाई। अगर उस पर इस बजट में ध्यान दिया जाए, फूड प्रोसेसिंग की बात कर रहा हूँ, अगर ये यूनिट्स गांव में लग जाती है तो जो पलायन होता है हमारे युवाओं का रोजगार के लिए, वो रुक जाएगा, और किसानों की जो आमदनी बढ़ाने की बात या दोगुनी करने की बात सरकार के द्वारा या प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, वो भी तय हो पाएगा। बिल्कुल, ये जो बजट है, बजट सिर्फ आंकड़ा नहीं है, दिशा भी है, इसलिए हम दिशा की बात कर रहे हैं। तो इसमें कृषि, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज, तीनों की जो अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, और ये इवॉल्विंग रिक्वायरमेंट्स हैं। पिछले 10 साल में हमने इस पे बहुत काम हुआ है, तो उसके मद्देनज़र जो कृषि में हमारा फोकस है वो लगातार बढ़ा है एकदम शुरुआती दिनों से। तो इसमें देखा जा रहा है कि ये जो नॉन फार्म एक्टिविटी है जिसका आपने जिक्र किया, फार्म एक्टिविटी और नॉन फार्म एक्टिविटी, इसका काफ़ी महत्व है। इकोनॉमिक सर्वे में इसका जो रोबस्ट प्रोग्रेस है उसको दर्शाया गया है, इकोनॉमिक सर्वे में उसका आंकड़ा है। तो नॉन फार्म का 2-3 एडवांटेज है। एक तो जो एग्रीकल्चर का जो सीजनल वेरिएशन है उसको आप थोड़ा कुशन कर सकते हैं नॉन फार्म एक्टिविटी से, लेकिन उसमें वैल्यू एडिशन का एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि फूड प्रोसेसिंग, आपने जो कहा कि फूड सिक्योरिटी से न्यूट्रिशन सिक्योरिटी और फूड प्रिजर्वेशन, फूड लॉस जो वेस्टेज होता है उसको प्रिजर्व करना, ये जो पूरा साइकिल है, एग्रीकल्चर का जो साइकिल है, ये कंप्लीट करने के लिए नॉन फार्म का बहुत बड़ा मुद्दा है। और नॉन फार्म के साथ साथ हमारा जो बाकी के एक्टिविटीज़ हैं, एनिमल हस्बेंड्री हो गए, अभी फिशरीज़ का अलग मंत्रालय भी है, डिपार्टमेंट भी है। तो ये सरकार का लगातार प्रयास रहा है कि नॉन फार्म एक्टिविटी को बहुत अच्छे से उसको रोबस्ट बनाया जाए। रूरल इकोनॉमी को रिवाइटलाइज करने के लिए, रूरल इकोनॉमी को डायनामिक बनाने के लिए नॉन फार्म का बहुत बड़ा महत्व है। फार्म लाइवलीहुड्स के लिए भी बहुत बड़ा महत्व है। तो मेरे ख्याल से ये सही डायरेक्शन में ही चीज़ें जा रही हैं, और भी ज़्यादा कुछ हम उम्मीद कर रहे हैं इस बार बजट से। एक चीज़, एग्रीकल्चर की बात हो रही है तो जिसे हम हेडलाइन इन्फ्लेशन कहते हैं,
उस पर वो थोड़ा बड़ा चैलेंज है कि खाद्य पदार्थों की जो कीमतें हैं, हालांकि महंगाई और इन्फ्लेशन लगातार कम हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा जो चैलेंज है वो भी हेडलाइन इन्फ्लेशन को लेकर है, खाद्य पदार्थों को लेकर है। इसमें भी हम देखें तो बात यही हो रही है कि गेहूं और धान जिसकी खेती सबसे ज़्यादा होती है, दालों में थोड़ा महंगाई ज़्यादा है। थोड़ा सा जो कुछ राज्य हैं एक तरह की खेती करते हैं, दूसरे राज्य हैं दूसरी तरह की खेती करते हैं। कुछ चीज़ें हैं जिनका एक्सपोर्ट हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनमें हमें थोड़ा और मजबूती की ज़रूरत है। तो आपको लगता है इसको लेकर भी बजट में और पॉलिसी लेवल पे एग्रीकल्चर सेक्टर में थोड़ा सा इसे मजबूत बनाने की, इस पूरे इकोसिस्टम को मजबूत बनाने की कोशिश हो सकती है, ताकि अलग अलग राज्य थोड़ा अपना कंट्रीब्यूशन और बढ़ाएं जहां पर हमको ज़रूरत है? हाँ, ये तो सेंटर और स्टेट का कोऑपरेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है, लेकिन सेंटर डायरेक्शन बहुत सेंटर का जो डायरेक्शन होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें फूड सिक्योरिटी का मुद्दा है और इसमें शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं और कुछ लॉन्ग टर्म मेजर्स हैं। तो ये कंट्री का जो फूड सिक्योरिटी का जो मसला है ये लॉन्ग टर्म है, तो उसको देखते हुए अभी क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है एग्रीकल्चर के ऊपर, इकोनॉमिक सर्वे में इसका जिक्र किया गया है कि हम रेजिलियंस एग्रीकल्चर सेक्टर की कैसे बढ़ाएं। और आपने जो कहा कि शॉर्ट टर्म इश्यूज जो है, हमारा जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है इस प्रोसेस में। और यहीं पे मैं बात बोल रहा था कि सप्लाई चेन का, कि फार्म और नॉन फार्म का इंटीग्रेशन, सीमलेस इंटीग्रेशन, ताकि हमारा जो प्रिजर्वेशन है वो इम्प्रूव हो जाए, वैल्यू एडिशन जो है वो इम्प्रूव हो जाए, और एग्रीकल्चर सेक्टर में जो नया डायनामिज्म है थ्रू वैल्यू एडिशन वो दिखने को मिले। तो इससे काफ़ी हद तक जो सप्लाई चेन अगर हमारा स्टेबलाइज हो जाए तो इन्फ्लेशन कैन बी मैनेज्ड। इसमें कोई बड़ा चीज़ नहीं है। कृषि को लेकर क्या उम्मीद है? क्योंकि देखिए कृषि, भारत कृषि प्रधान देश है, तो कोई भी बजट अभी तक ऐसा नहीं आया जिसमें कृषि को महत्व ना दिया गया हो। तो इस बजट में भी मेरी पूरी उम्मीद है कि कृषि को महत्व इसलिए दिया जाएगा। और जो बात अभी थोड़ी देर पहले प्रतिबिंब कह रहे थे कि अगर हम किसान के घर के पास में उसको फैसिलिटीज़ दे दें, उसको वेयर हाउस दे दें, सॉइल टेस्टिंग की अगर हम बात कर लें, ताकि उसको पता लग जाए कि जिस सॉइल पर वो खेती कर रहा है वो सॉइल एक्चुअल में है किस लिए। अभी मिसमैच है, इस मिसमैच को दूर करना होगा। लेकिन साथ साथ मैं ये जरूर कहूँगा, अभी अपने हमारे प्रधानमंत्री भी पहुँच रहे हैं संसद भवन। प्रधानमंत्री देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर प्रधानमंत्री पहुंचते हुए। कैबिनेट की शायद बैठक संपन्न हो चुकी है जिसमें हम मोहर लगाने की बात कह रहे थे इस बजट पर। प्रवीण जी, प्रधानमंत्री जी जिस तरह से दिखाई दे रहा है उससे पता लगता है कैबिनेट की मीटिंग समाप्त हो चुकी है और कुल मिलाकर के अब 20-22 मिनट का वक्त बचा है कि देश का अगले 1 साल का दस्तावेज, आर्थिक दस्तावेज हम सबके सामने आने वाला है। जी हाँ, और आप लगातार घड़ी देख रहे हैं। आप घड़ी देखकर जो है निकले, उससे पहले मैं जोड़ना चाहता हूँ किसान कृषि से जुड़ा जो मेरा सवाल था वो ये था कि जो उत्पाद होता है किसान का, वो उत्पाद जो है देश भर में नहीं पहुंच पाता। ये एक अपने आप में चुनौती थी, एक परेशानी थी, और इसको एड्रेस किया गया सरकार के द्वारा। और किसानों से जुड़ी हुई डेडिकेटेड ट्रेन्स शुरू की गई जो कि देश भर में जो है उत्तर प्रदेश के किसान का आम जो है केरल तक भी पहुंच सके, उसका प्रयास किया गया। उसको और विस्तार देने का प्रयास, उसकी कोशिश क्या आपको नजर आएगी बजट में? मुझे लगता है क्योंकि किसान से संबंधित 2 चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक सप्लाई चेन और एक ट्रांसपोर्टेशन यानी लॉजिस्टिक्स। पिछले 4-5 वर्षों में उस पर सरकार ने बहुत ध्यान दिया है, काफ़ी हद तक उसको हम कामयाब कर पाए हैं सरकार, बट अभी काफ़ी कुछ करना उसमें बाकी है। निश्चित रूप से बजट में उसकी कहीं ना कहीं प्रस्तावना जरूर होगी। एक बात जो मैं ज़रूर कह रहा था कि हम नॉन फार्मिंग की बात करते हैं, मुझे लगता है कि नॉन फार्मिंग नॉन कॉरपोरेट सेक्टर जो है वो देश में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण योगदान उसका भी उतना ही बराबर का है। और इस बजट में उस नॉन फार्मिंग नॉन कॉरपोरेट सेक्टर के लिए भी काफ़ी कुछ होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। जी हाँ, आपका डॉक्टर साहब, आपकी टिप्पणी कि जिस तरीके से डेडिकेटेड ट्रेन शुरू की गई हैं किसानों की सहायता के लिए, उनके उत्पाद को देश भर में पहुंचाने के लिए, उसमें क्या कुछ विस्तार देख सकते हैं? उसमें कुछ एलोकेशन भी आपको नजर आएगा क्या? बिल्कुल, ये जो लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन है इसको स्ट्रेंथन करना बहुत महत्व रखता है और आगे चल के ये हमें सही एग्रीकल्चर को बहुत स्ट्रेंथन करने में हेल्प करेगा। और जो ये जो सीजनल फ्लक्चुएशंस हैं, इंस्टीट्यूशनल इश्यूज हैं, ये सब अगर हम ध्यान दें तो काफ़ी हद तक एग्रीकल्चर को हम बहुत सही डायरेक्शन पे लेके
जा सकते हैं। जी, यानी प्रतिबिंब ये तो जाहिर है कि जब हम 2047 यानी 2047 तक विकसित भारत की बात कर रहे हैं तो उस समय एग्रीकल्चर सेक्टर पर बड़ा फोकस, ये कहीं ना कहीं बड़ा रास्ता दिखाने वाला है 2047 में विकसित भारत को लेकर। और जैसा हमने पिछली बार भी बजट में देखा था, किसान, युवा, महिलाएं, बुजुर्ग, हर एक पर लगातार फोकस सरकार का रहा बजट के दौरान। अब कुछ ही पलों में बजट हमारे सामने होगा और देखना होगा कि इस बार भी क्या उसी दिशा में सरकार आगे बढ़ती है और क्या कुछ बजट के जरिए हमें आगे आता दिखाई दे सकता है। और विकास की ओर तो हम अग्रसर होंगे ही प्रीति। और सबसे बड़ी बात यह है कि समावेशी विकास की बात लगातार की जाती है। समावेशी विकास का अर्थ कि कहीं ना कहीं हमें पर्यावरण की रक्षा करते हुए विकास को गति देनी है। और ये तस्वीरें, जिस तरह से कैबिनेट मीटिंग की हम बात कर रहे थे, मंजूरी मिल चुकी है कैबिनेट की बजट को, और ये तस्वीरें आप इसी मीटिंग से जुड़ी हुई इस समय देख पा रहे हैं। कैबिनेट की मंजूरी मिली है बजट को, ये प्रक्रिया, ये औपचारिकता भी पूरी हुई है और अब आगे कुछ ही पलों का इंतजार जब संसद की कार्यवाही शुरू होगी। और आज बड़ा दिन 2024-25 के लिए बजट को हम आता देखेंगे, क्योंकि ये लगातार तीसरा कार्यकाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का। ऐसे में अगले 5 साल का विजन भी कहीं ना कहीं हमें इस बजट में दिखाई देगा। और 5 साल से आगे बढ़ते हुए जिस तरह से सरकार का लगातार फोकस तमाम और आगे के सालों की दिशा तय करने का है, तो 2047 को लेकर जो विजन है उसे लेकर बजट की दिशा क्या रहेगी, ये भी आज हमें कुछ ही पलों में देखने को मिलेगा। डॉक्टर साहब, जब हम डेवलपिंग कंट्रीज की बात करते हैं और 2047 तक हम एक डेवलप्ड नेशन बनने की बात करते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसे मैं कहूँ सेक्टर्स हैं जिन पर फोकस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शिक्षा में लगातार रिफॉर्म्स की बात हो रही है, अब बजट के जरिए क्या निकलता दिखाई दे सकता है इसको और मजबूत करने के लिए? देखिए, ये सरकार का शिक्षा पे बहुत ज़्यादा जोर है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू जो हम रिफॉर्म्स की बात किए हैं, ये काफ़ी फॉरवर्ड लुकिंग है। और 2047 की जो आप बात कर रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए अभी विकसित भारत कहाँ से बनेगा? हमारे युवाओं से बनेंगे, उनके स्किल से बनेगा, उनके डेडिकेशन से बनेगा, उनके कंट्रीब्यूशन से बनेगा। तो इसलिए हायर एजुकेशन सेक्टर में जो सुधार की ज़रूरत है लगातार हमें दिखने को मिल रहा है। स्किल डेवलपमेंट की बात कहीं हद तक, और स्किल का भी नए आयाम सामने आ रहे हैं, क्योंकि अभी इंडस्ट्री 4.0 हमारे सामने है। तो स्किल का जो रिक्वायरमेंट है ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग तक पहुंच गया है अभी, तो हर स्टेज में स्किलिंग की ज़रूरत होगी। तो इसको देखते हुए जो अभी मैंने देख रहा था पिछले साल का भी हायर एजुकेशन का जो बजट है और उनके अंदर जो स्कीम्स हैं स्कूल एजुकेशन से लेके यूनिवर्सिटी एजुकेशन का, उसमें जो लगातार सुधार आ रही है, बजट एलोकेशन बढ़ रहे हैं, इसका तो हमें बहुत ही अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा आगे। विकसित भारत के अगर मानक की बात करें तो उसमें शोध और अनुसंधान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और आपने एनईपी की बात की है, एनईपी में भी जोर दिया गया है, लेकिन एलोकेशन और बजट वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है किसी भी शोध कार्य के लिए। तो क्या आपको लगता है कि शोध कार्य को लेकर, अनुसंधान को लेकर थोड़ा सा बजट बढ़ाया जा सकता है? हाँ, बजट तो जरूर बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि हम जीडीपी का जो परसेंटेज है, हम बोलते हैं ग्रॉस एक्सपेंडिचर ऑन R&D एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी, वो अभी देखा जाए तो हमारे जो कंपैरेटिव कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज और इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, उसमें भारत का जो मतलब मॉडेस्ट है अभी भी। लेकिन इसमें बहुत एब्सोल्यूट टर्म्स में बहुत ज़्यादा एनहांसमेंट हुआ है लास्ट कुछ सालों में, उसको थोड़ा बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर शिक्षा के बजट की बात की जाए तो एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, वैशाली निगम इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई है। वैशाली निगम सिन्हा जो कि को फाउंडर हैं रिन्यू फाउंडेशन की। वैशाली, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जाहिर तौर पर आज ऊर्जा की बात करना, रिन्यूएबल एनर्जी की बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जैसा हमने कहा भी है कि सबसे बड़ी मांग किसी भी सेक्टर की ज़रूरत को पूरा करने के लिए अगर पूरी होगी तो वो ऊर्जा के जरिए ही पूरी होगी, और जिसके लिए बड़े चैलेंजेस आज हमारे सामने ही नहीं पूरी दुनिया के सामने है। जिस तरह से ऊर्जा की ज़रूरतें लगातार समय के साथ बढ़नी है, और जैसा हमने कहा कि हमें पर्यावरण को लेकर भी अपनी प्रतिबद्धताएं पूरी करनी है। ऐसे में बहुत सारी कोशिशें हैं जो भारत की तरफ से हो रही हैं रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर, ग्रीन एनर्जी को लेकर। हम दुनिया को एक दिशा दिखा रहे हैं। आपकी नज़र में ऐसे कौन से बड़े फैक्टर्स हैं जो अब इस सेक्टर को लेकर बजट में शामिल हो सकते हैं, लगातार जिस तरह के प्रयास सरकार के रहे हैं उसके मद्देनजर आगे के लिए?
थैंक यू इस शो में आने के लिए फॉर द इनविटेशन। सो बेसिकली हमारा जो सेक्टर है वो हमारे प्रधानमंत्री ने एक फाउंडेशन ले किया है फॉर द लास्ट 10 years। सो ओवर द लास्ट 10 years वी हैव सीन दैट इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर इज द लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तो फाउंडेशन जो हम लोग विकसित भारत की बात कर रहे हैं, हमारे सेक्टर में जो हमारे कंट्री ने ले किया है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है। अब ये बात आई कि इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, तो बेसिकली जो हमारा अच्छा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है फॉर दिस सेक्टर, नाउ वी हैव टू बिल्ड ऑन इट। सो कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है जहाँ पर थोड़ा टेंशन से फ़ायदा होगा। वन इज़ जो हमारा सोलर रूफटॉप स्कीम एक जो अनाउंस हुआ था इन आवर इंटरिम बजट, उसमें जो हमारे जो टैक्स इंसेंटिव्स थे वो दे आर डिफर्ड, वो 4-5 साल बाद मिलते हैं। मेरा ये कहना होगा कि अगर वो एट द टाइम ऑफ द इन्वेस्टमेंट लोगों को मिल जाए वो अच्छा होगा, क्योंकि गांव में बहुत से लोग रूफटॉप्स लगा रहे हैं और इसमें कुछ एक्सपेंडिचर आता है 1.5-2 लाख का, तो उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा। दूसरा है नए एरियाज हैं जो हमारे ट्रांजिशन को एक्सेलरेट करेंगे, चाहे वो ग्रीन हाइड्रोजन है, चाहे वो ईवी है और चाहे वो ऑफशोर विंड है। इन सब सेक्टर्स को समझने के लिए थोड़ा R&D की ज़रूरत है और कॉर्पोरेट्स को इसमें डाइव करना पड़ेगा कि वी कैन गो एंड गेट टू वर्क based on the enabling policies which the government is announcing slowly and steadily। तो उसके लिए अगर कॉर्पोरेट्स को कुछ incentives मिले for R&D वो बहुत ज़रूरी होगी। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। एक और है कि हमारे सेक्टर में एक इशू है जो बहुत ज़रूरी है, अगेन दीज आर ऑल requirements to accelerate the transition, that हमारा जो एक every time we are getting into funding and borrowing, a new SPV has to be set. So we want to make sure that the taxation happens at the corporate level and not at the dual level as it exists right now। इसी प्रकार से I would say ये सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए बहुत से स्टेप्स हैं। आई थिंक जैसे मैन्युफैक्चरिंग, सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग जैसे हम मेक इन इंडिया कर रहे हैं, उसके लिए भी आई वुड सजेस्ट कि मशीनरी के लिए अगर डेप्रिसिएशन के बेनिफिट्स हो वो बहुत यूजफुल होगा हमारे सेक्टर के लिए, क्योंकि दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कार्बन एमिशंस एंड इंश्योरिंग वी कैन कीप अपग्रेडिंग आवर मशीनरी एटसेट्रा। सो दिस ऑल्सो एड्स अप टू हमारा जो ESG मिशन है कॉर्पोरेट्स का। So these are some of the ways in which we can double click and micro sort of build on the good steps which have been taken over the last decade, so that आगे वाला 2030 तक हम अपनी जो initiatives हैं उसको थोड़ा accelerate कर पाए। डॉक्टर सबसैन जी, यहाँ पर बात चल रही है क्लीन एनर्जी की और सोलर एनर्जी पर बहुत ज़्यादा फोकस है, बहुत ध्यान दिया जा रहा है, बहुत काम भी किया जा रहा है, लेकिन एक और जो है क्षेत्र है, अगर क्लीन एनर्जी की बात की जाए, विंड एनर्जी। कोस्टल एरिया हमारे पास बेतहाशा है, वो एक सोर्स ऑफ विंड एनर्जी हो सकता है। सरकार ने कुछ क्षेत्र चिन्हित भी किए हैं, लेकिन उतनी गति जो है नहीं पकड़ पाए हैं सरकार के प्रयास। तो क्या माना जाए इस बार वो गति पकड़ पाएंगे, वो प्रयास इस बजट के माध्यम से? देखिए, विंड एनर्जी में हम बहुत लार्ज सेक्टर है विंड एनर्जी हमारे लिए भी, क्योंकि ग्लोबली हमारा पोजीशन 3rd है इन टर्म्स ऑफ जनरेशन जो है। विंड एनर्जी का आपको समझना पड़ेगा कि इसका भी एक जियोग्राफिकल कंड्यूसिव कंडीशंस होने चाहिए। जैसे गुजरात में विंड एनर्जी फार्म्स हैं, तमिलनाडु में है, साउथ में है, तो विंड की दिशा जो है उसके ऊपर ये काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। लेकिन इस सेक्टर में काफ़ी सारा टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट आ रहे हैं अभी, और ख़ासतौर से मैं क्योंकि रूरल एरियाज़ का जिक्र अभी वैशाली ने भी किया, एंटरप्रेन्योर आजकल बिल्कुल मैं कहूँ कि ये शब्द हर एक के दिल से जुड़ चुका है, खासतौर से हर युवा के। जब हम ग्रामीण इलाकों में स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं इसे लेकर, क्योंकि उन्होंने भी कहा कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ग्रामीण इलाकों में सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं और थोड़ा सा अगर और पुश मिले तो इसमें बड़ी संख्या में युवा और इंटरेस्ट ले सकते हैं कि गाँव में ही वो कैसे यूनिट्स तैयार करें और ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ाएं। तो ऐसे में आपको लग रहा है ग्रामीण सेक्टर में और स्किल डेवलपमेंट में खासकर एनर्जी सेक्टर को लेकर भी जोर रहेगा? बिल्कुल। देखिए, ये जो एनर्जी सेक्टर है, रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन है, ग्रीन ट्रांजिशन है हम जिसको बोलते हैं, इसके लिए स्किल्स का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। स्किल्स का
कई तरह के, एक तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो काम करेंगे उनके लिए अलग तरह का स्किल, जो रिपेयरिंग के काम करेंगे उनके लिए अलग स्किल, और जो इंस्टॉल करेंगे उनके लिए अलग। अभी इंस्टॉल ये वाइड स्प्रेड होगा, आगे चल के गांव में होगा, शहर में होगा, उसके लिए हमारा जो स्किल डेवलपमेंट है वो काफ़ी हद तक बढ़ेगा, और ये एक इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी भी है, उसको हमें उस तरह से देखना चाहिए। अब देखिए जो सरकार का कई सारे स्कीम्स है, अभी बहुत फॉरवर्ड लुकिंग एक था कि PM कुसुम जिसको हम बोलते हैं, कि इरिगेशन जहाँ पे हो रहा है वहीं पे सोलर पैनल, सोलर एनर्जी को यूज़ करके हम इरिगेशन, फार्म इरिगेशन पे जाए। तो इसके लिए ये जो स्किल है, जैसे मोबाइल फ़ोन जब आया था बहुत लोगों को लगा था कि सारे लोग ये हैंडल नहीं कर पाएंगे, ऐप्स को हैंडल नहीं कर। अभी देखिए जो किसान हैं वो स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, ऐप्स को हैंडल कर रहे हैं, ड्रोन को भी अपना रहे हैं। तो ये जो स्किल है हमें, लेकिन बहुत सारा चीज़ ऐसे होता है कि बहुत स्पॉन्टेनियसली कम्युनिटी बेस्ड एफर्ट्स के थ्रू हो रहा है, उसको डिजिटल पेमेंट, हाँ, तो उसको हमें थोड़ा और इंस्टीट्यूशनलाइज करने का जरूरत है, ताकि हम मॉनिटर कर सके कि स्किल डेवलपमेंट कितना हो रहा है, क्वालिटी देने की जरूरत है, जिसकी घोषणा सरकार ने लगातार बार बार की भी है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो स्किल तब आएगा कि रिवार्ड स्ट्रक्चर हमारा कैसे निकल के आए। जी जी, और क्योंकि हम लोग ऊर्जा के क्षेत्र में हम स्वावलंबी बनना चाहते हैं, इस पर लगातार जोर भी है प्रधानमंत्री का, क्योंकि वैश्विक परिदृश्य जिस तरीके का बना हुआ है, कहीं युद्ध हो रहे हैं, कहीं तनाव बना हुआ है, उसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर ना पड़े, भारत की गति पर ना पड़े, इसलिए प्रधानमंत्री का इस पर खासा जोर भी है। बिल्कुल, आप ये जो आत्मनिर्भरता और सप्लाई चेन रेजिलियंस, ये एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री एफर्ट्स है। तो जो आत्मनिर्भरता है उसके साथ साथ हमें सप्लाई चेन रेजिलियंस को भी इंश्योर करना है। आपने सही बोला कि ग्लोबल इकोनॉमी में सप्लाई चेन का जो डिसरप्शन है वो काफ़ी बढ़ गया है अभी, ट्रेड वॉर से, टेक्नोलॉजी वॉर से, लेकिन भारत का अंदरूनी जो कैपेसिटीज़ है उसको बढ़ाने का भी ज़रूरत है। और मेरा उम्मीद है कि इस बजट में वो, क्योंकि फर्स्ट बजट है नए गवर्नमेंट का, बहुत सारा ऐसा चीज़ें निकल के आएंगे। बिल्कुल, और शिक्षा और स्वास्थ्य पर जैसे हम बात कर रहे थे और हमने बोला भी कि डेवलपिंग कंट्री से अब हम डेवलप कंट्री की तरफ जा रहे हैं, इन सेक्टर पे लगातार फोकस है, लेकिन इस पर ही मैं कहूँ सबसे बड़े रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी, जिस दिशा में सरकार अपने कदम आगे बढ़ा चुकी है। अब इस बजट के जरिए हमें क्या रोड मैप दिखाई देगा? देखिए, बजट से सबसे बड़ा उम्मीद तो रहता है एलोकेशन की, एलोकेशन कितना बढ़ रहा है इस सेक्टर्स के। तो अभी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ का एक सीधा संपर्क है कि हम कितना डेवलपमेंट में स्पेंड कर पा रहे हैं। तो हमारा टैक्स बुएंसी है, टैक्स कलेक्शन बढ़ा है, रेवेन्यू जनरेशन है, फिस्कल प्रूडेंस के साथ साथ हमारा जो कैपेसिटी टू स्पेंड ऑन डेवलपमेंट है, जिसको हम डोमेस्टिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन बोलते हैं, वो काफ़ी बड़ा है। तो मेरा उम्मीद यही है कि हेल्थ सेक्टर का भी जो खास रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरी की जाएगी। एक बड़ा मुद्दा आगे चल के भी है, जैसे पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस, जो कंट्री को पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस की तरफ ले जाने का, इस पे भी मेरे ख्याल से ध्यान रहेगा, क्योंकि हम ग्लोबल लीडर्स हैं वैक्सीन प्रोडक्शन में, वैक्सीन सप्लाई चेन में, उनके स्टोरेज में, काफ़ी जगह पे हमारा इंटरनल स्ट्रेंथ है अलॉन्ग साइड फार्मास्यूटिकल सेक्टर एंड बायोलॉजिक्स। तो मेरे ख्याल से पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू ही ये सेक्टर्स आगे बढ़ेंगे, और पब्लिक सेक्टर का फंडिंग के तरफ से और रेगुलेशन के तरफ से बहुत ज़्यादा भूमिका है। और लगातार जोर दिया जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर पर, आधारभूत ढांचा देश का लगातार पिछले कुछ वर्षों में मजबूत भी हुआ है, लेकिन ये आधारभूत ढांचा भी पर्यावरण को बचाते हुए मजबूत बने, उसका भी प्रयास किया जा रहा है। और तकरीबन 22 नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है आने वाले समय में। कितना बड़ा इनिशिएटिव है? बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, क्योंकि आगे चल के हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा वो कार्बन फुटप्रिंट को ना बढ़ाए, उसको देखते हुए बनेगा। तो इसको हम बोलते हैं रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके लिए हमारा जो पब्लिक फंडिंग है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, और प्राइवेट सेक्टर की जो बाजार से कैपिटल रेस करने का क्षमता है, तीनों चीज़ें लिंक्ड है, और बजट में इसका दिशा आएगा, ये मेरा बहुत बड़ा उम्मीद है। बिल्कुल, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सिर्फ सड़कें ही नहीं, पुल ही नहीं, रेलवे ही नहीं, एक तरह से मैं कहूँ कि हवाई यातायात ही नहीं, बल्कि छोटे छोटे बारीक बारीक हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात कही गई है। और इसीलिए इस पर जो मैं कहूँ खर्च है उसका दायरा भी बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया है। और अब देखना होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने के लिए किस तरह के उपाय अब आगे सरकार करती है। और प्रतिबिंब, जैसा हम कह भी रहे हैं कि कुछ ही समय अब बाकी रह गया, 11 मिनट। इस समय 11 मिनट का समय और है, और जाहिर तौर पर सबकी निगाहें हैं
मैं कहूँगी डॉक्टर साहा, क्या देखा जाए कि पॉपुलिस्ट बजट है या देश के विकास को गति देने वाला बजट है? इन दोनों के बीच क्या बैलेंस बनाना होगा या सरकार का विजन क्लियर है? सरकार का विजन बिल्कुल क्लियर है, देश को आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो इसमें पॉपुलिज्म का कोई जगह नहीं है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट का जो पैराडाइम है, सबका साथ सबका विकास है, शुरू से गवर्नमेंट का मकसद रहा है। तो इसमें जो लॉन्ग टर्म देश के लिए ज़रूरत है, युवाओं को एम्पावर करने की ज़रूरत है, किसानों को एम्पावर करने की ज़रूरत है, महिलाओं को एम्पावर करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट तो इस पे फोकस करेगी। इकोनॉमिक सर्वे में कोई और ऐसा चैलेंजेस पर आप बात करना चाहें? नहीं, चैलेंजेस देखिए, चैलेंजेस तो वर्ल्ड इकोनॉमी के हिसाब से जो हम देख रहे हैं वो तो है ही, सप्लाई चेन का जो हमारा मुद्दा है, और हमारा जो आगे चल के स्किल बिल्डिंग का जो फोकस है उस पर हमें काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल, और स्किल डेवलपमेंट पे लगातार ध्यान दिया भी जा रहा है, क्योंकि समय के साथ ज़रूरतें बदल रही हैं, सिर्फ एक सेक्टर की नहीं बल्कि हर सेक्टर में हमें स्किल्ड लोगों की ज़रूरत है। और जिस तरह से टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है उस तरह से हमें अपने युवाओं को भी एडवांस करना होगा, ताकि समय के साथ जो बदलती ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से वो खुद को डालें। और इसीलिए स्किल डेवलपमेंट पर भी लगातार प्रतिबिंब सरकार का फोकस है। तो अब इसके अलावा जो है अनुसंधान और शोध पर भी फोकस है, और हम वैश्विक स्तर पर हमारे विश्वविद्यालय बहुत अच्छा कर रहे हैं। रैंकिंग लगातार जो है बेहतर होती जा रही है, और उसके पीछे सरकार के प्रयास भी हैं और बदलती सोच भी है, भारतीयों की बदलती सोच भी है। और ये बदलती सोच को किस तरीके से विस्तार दिया जाएगा आज के बजट में, सबकी निगाह आज के बजट पर लगी रहेगी, क्योंकि ये निर्मला सीतारमण का रिकॉर्ड 7वीं बार पेश किया जाने वाला बजट है। बहुत महत्वपूर्ण बजट आज पेश किया जाने वाला है। बिल्कुल, तो आइए अब कुछ ही पलों में संसद की कार्रवाई शुरू होगी, और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 7वीं बार अपना बजट पेश करने वाली हैं। एक नया रिकॉर्ड उनके नाम होने वाला है। हम जानते हैं कि जो डिजिटल बजट पेश करने का रिकॉर्ड है वो भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम है। तो एक बार फिर हम मैं कहूँ कि महिलाओं को लेकर जिस तरह के सशक्तिकरण की बात हो रही है, उसके एक और हम तस्वीर आज देखेंगे। महिलाओं के बजट को भी लगातार बढ़ाया गया है, महिलाओं पर भी फोकस लगातार रहा है। इस बार उनके लिए क्या कुछ निकल कर आएगा, इस पर भी नजर होगी। तो कुछ ही पलों बाद ये बजट पेश होने वाला है, और अब आप संसद की कार्रवाई का सीधा प्रसारण आप संसद टीवी पर लगातार देख पाएंगे। In the Economic Survey 2023-24, the Chief Economic Advisor stated that the Indian economy is on a strong wicket and stable footing, demonstrating resilience in the face of geopolitical challenges. He said the economy has consolidated its post-COVID recovery with policymakers, fiscal and monetary, ensuring economic and financial stability. The survey forecast real GDP growth of 6.5% to 7% in FY25, slightly on the lower side of what the RBI and other forecasters have predicted. However, for the recovery to be sustained, the CEA asserted that there has to be heavy lifting on the domestic front because the environment has become extraordinarily difficult to reach agreements on key global issues like trade, investment and climate. The economic survey emphasized on how the government's thrust on capex and sustained momentum in private investment has boosted capital formation growth. The numbers reflect gross fixed capital formation having increased by 9% in real terms in 2023-24. Inflationary pressures stoked by global troubles, supply chain disruptions, and vagaries of monsoons have been deftly managed by administrative and monetary policy responses. As a result, after averaging 6.7% in FY23, retail inflation declined to 5.4% in FY24. The external balance has been pressured by subdued global demand for goods, but strong services exports largely counterbalance this. As a result, current account deficit stood at 0.7% of the GDP during FY24, an improvement from the deficit of 2% of GDP in FY23. India's banking and financial sectors have displayed a stellar performance in FY24. Primary capital markets facilitated capital formation of 10.9 lakh crore rupees during FY24.
The market capitalization of the Indian stock market has seen a remarkable surge, with the market capitalization to GDP ratio being the 5th largest in the world. In FY24, the central government's timely policy interventions and the Reserve Bank of India's price stability measures helped maintain retail inflation at 5.4%, the lowest level since the pandemic. India's external sector remained strong amidst ongoing geopolitical headwinds accompanied by sticky inflation. India's rank in the World Bank's Logistics Performance Index improved by 6 places, from 44th in 2018 to 38th in 2023 out of 139 countries. India is adding more export destinations, signaling regional diversification of exports. The survey provides a medium-term outlook with key areas of policy focus being job and skill creation, tapping the full potential of the agriculture sector, addressing MSME bottlenecks, managing India's green transition, deftly dealing with the Chinese conundrum, deepening the corporate bond market, tackling inequality, and improving our young population's quality of health. Underlining the growth strategy for Amrit Kal, the survey predicates 6 key areas. Firstly, there must be a deliberate focus on boosting private investment. Secondly, the growth and expansion of MSMEs as a strategic priority. Thirdly, the potential of agriculture as an engine of future growth must be recognized and policy impediments removed. Fourthly, there is a need to secure the financing of green transition in India. Fifthly, the education-employment gap must be bridged. And finally, focused building of state capacity and capability is required for sustaining and accelerating India's progress.